हेलो दोस्तों, स्वागत है गोलारी बुक्स पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई प्रेरणादायक और ज्ञान से भरपूर ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का ये विशेष ऑडियो बुक। क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक व्यक्ति जिसे समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर फेंक दिया गया हो, जिसे पानी पीने का अधिकार तक ना दिया जाता हो, जिसे स्कूल में अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति न हो, वो व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, अथक परिश्रम और ज्ञान की अपार शक्ति से एक पूरे राष्ट्र का भाग्य निर्माता कैसे बन सकता है? कैसे वो अरबों लोगों की आवाज बन सकता है और एक ऐसे महान ग्रंथ की रचना कर सकता है जो आज भी हमारे राष्ट्र की आत्मा और आधार स्तंभ है। आज की हमारी ये ऑडियो बुक एक ऐसे ही महानायक की गाथा है। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, जिन्हें हम सभी श्रद्धा, प्रेम और गौरव से बाबा साहिब कहकर पुकारते हैं। ये केवल एक जीवनी नहीं है, ये एक अमर संघर्ष की महाकाव्य है। अपमान के हर कड़वे घूंट को पीकर अमृत समान विचारों को जन्म देने की अनोखी कथा है। और ये उस अटल विश्वास की कहानी है कि ज्ञान ही एकमात्र सर्वोच्च शक्ति है जो किसी भी बंधन को तोड़ सकती है। दोस्तों, ये ऑडियो बुक बहुत विस्तृत और गहन होने वाली है, क्योंकि बाबा साहेब का जीवन और उनके विचार किसी अथाह सागर से कम नहीं है, जहां हर लहर एक नया सबक देती है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस ऑडियो को पहले ही कहीं शेयर कर लें या सेव कर लें, ताकि आप इसे अपनी सुविधानुसार छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके आराम से सुन सके और बाबा साहेब के जीवन के हर कोने, हर मोड़ और हर पहलू को गहराई से आत्मसात कर सके। तो चलिए साथ मिलकर शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक यात्रा और जानते हैं उस भीम की पूरी कहानी जो आगे चलकर भारत का भाग्य विधाता बना। अध्याय नंबर 1, अंधेरे में एक चिंगारी। एक ऐसी शुरुआत जिसने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। कल्पना कीजिए एक छोटे से बच्चे की, जिसकी आंखों में अनगिनत सपने हैं, लेकिन उसके चारों तरफ समाज ने एक अभेद्य और अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है जो उसे हर खुशी से वंचित रखती है। ये कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू शहर में, जो उस समय एक प्रमुख फौजी छावनी के रूप में जाना जाता था। यही रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर उनकी 14वीं और अंतिम संतान ने जन्म लिया। नाम रखा गया भीमराव। उनका परिवार महार जाति से संबंधित था, जिसे उस युग की क्रूर सामाजिक व्यवस्था में अछूत की श्रेणी में धकेल दिया गया था। ये एक ऐसा कलंक था जिसे भीमराव को अपने जन्म के साथ ही ढोना पड़ता था, जैसे कोई अभिशाप। उनके पिता रामजी सतपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर थे। फौज में होने के कारण उन्हें और उनके बच्चों को कुछ हद तक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल गया, जो उस दौर में उनके समुदाय के लाखों लोगों के लिए एक दूर का सपना मात्र था। पिता ने हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए प्रोत्साहित किया और बार बार समझाया। वो गहराई से जानते थे कि अगर इस सामाजिक कीचड़ से बाहर निकलने का कोई मार्ग है, तो वो केवल और केवल शिक्षा के पवित्र रास्तों से होकर गुजरता है, जो अज्ञानता की जंजीरों को काट सकता है। भीमराव का बचपन सामान्य बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। खेलकूद और मस्ती से ज्यादा उनका सामना उन कठोर सवालों से होता था जिनके जवाब समाज के पास नहीं थे। मैं दूसरों से अलग क्यों हूँ? मुझे अन्य बच्चों के साथ बैठने क्यों नहीं दिया जाता? मैं उस मटके से पानी क्यों नहीं पी सकता जिससे सभी पीते हैं? ये सवाल उनके कोमल बालमन पर हथौड़े की तरह प्रहार करते थे। हर बार एक नया घाव दे जाते थे। स्कूल में उनका दाखिला तो हो गया, लेकिन ये भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उन्हें कक्षा के अंदर अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्हें दरवाजे के पास एक अलग बोरी पर बैठना पड़ता था, जिसे उन्हें खुद ही घर से लाना और ले जाना होता था, जैसे कोई बोझ। सोचिए उस ज्ञान के मंदिर की, जहाँ सभी को बराबर होना चाहिए, वहीं पर उन्हें हर पल ये एहसास कराया जाता था कि वे बराबर नहीं हैं, बल्कि हीन हैं। शिक्षक उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे। कोई उनकी कॉपी या किताब को छूता तक नहीं था, इस डर से कि कहीं आप पवित्र न हो जाए। प्यास लगने पर वे स्कूल के नल या मटके से खुद पानी नहीं ले सकते थे। कोई चपरासी अगर दया दिखाकर ऊपर से पानी उनके अंजलि में डाल दे तो ही उनकी प्यास बुझती थी। जिस दिन चपरासी अनुपस्थित होता, उस दिन छोटे भीमराव को बिना पानी के ही पूरा दिन काटना पड़ता था, प्यास से तड़पते हुए। ये केवल पानी की प्यास नहीं थी, ये सम्मान की प्यास थी, समानता की प्यास थी, न्याय की प्यास थी, जो उनके अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और एक दिन विस्फोटक रूप लेने वाली थी। ये वे घाव थे जो बाहर से नहीं दिखते थे, लेकिन आत्मा को छलनी कर रहे थे, हर दिन एक नई पीड़ा जोड़ते थे। ऐसी ही एक मार्मिक घटना ने उनके मन पर एक स्थायी छाप छोड़ी, जो जीवन भर नहीं मिटी। एक बार उन्हें अपने पिता से मिलने के लिए अपने भाइयों के साथ गोरेगांव जाना था। उनके पिता ने स्टेशन पर पैसे भिजवा दिए थे, लेकिन खुद नहीं आ सके। स्टेशन मास्टर को जब उनकी जाति का पता चला तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया, जैसे कोई घृणा का आवेग।
कोई भी बैलगाड़ी वाला उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाने को तैयार नहीं था। बहुत अनुनय विनय और मान मनौल के बाद एक गाड़ी वाला इस शर्त पर राजी हुआ कि किराया 2 गुना देना होगा और गाड़ी भीमराव और उनके भाई खुद चलाएंगे, जबकि गाड़ी वाला पैदल चलेगा। इस लंबे सफर में भी उन्हें कहीं पीने को पानी तक नहीं मिला। लोगों ने उन्हें कुएं से पानी निकालने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनके छूने से पानी अपवित्र हो जाता। इस घटना ने बालक भीमराव को अंदर तक हिला दिया, जैसे कोई भूकंप। उन्हें पहली बार गहराई से एहसास हुआ कि ये समस्या कितनी गहरी, कितनी क्रूर और कितनी व्यापक है। ये केवल स्कूल या गांव तक सीमित नहीं थी, ये हर जगह, हर कोने में फैली हुई थी। उस दिन उस छोटे से बच्चे ने शायद अनजाने में ही सही, लेकिन यह दृढ़ संकल्प ले लिया था कि वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। उसे अभी रास्ता नहीं पता था, लेकिन मंजिल की एक धुंधली लेकिन मजबूत तस्वीर उसके मन में उभरने लगी थी। इन अपमान, कष्ट और कठिनाइयों के बीच एक चीज थी जो भीमराव का सहारा बनी और उनका मार्गदर्शन करती रही, वो थी किताबें। उनके पिता ने उन्हें अध्ययन करने की ऐसी गहरी लगन लगाई कि किताबें ही उनकी सच्ची साथी और दोस्त बन गई। वो घंटों, यहाँ तक कि रातों तक अध्ययन करते रहते, ज्ञान की रोशनी में डूबे रहते। उनके एक शिक्षक कृष्णाजी केशव अम्बेडकर, जो एक ब्राह्मण थे, वो भीमराव से विशेष स्नेह रखते थे और उनकी असाधारण प्रतिभा को पहचानते थे। उन्होंने भीमराव को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और उनका हौसला बढ़ाया। वो अक्सर उन्हें अपने घर बुलाकर खाना खिलाते और स्नेह देते। उन्होंने ही भीमराव की प्रार्थना पर स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका उपनाम अम्बाडवेकर से बदलकर अपना उपनाम अम्बेडकर कर दिया। यह एक छोटी सी घटना थी, लेकिन यह दर्शाती है कि उस घने अंधेरे में भी मानवता की कुछ चमकदार किरणें मौजूद थीं, जो उम्मीद जगाती थी। बाबा साहेब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सतारा में पूरी थी, जहां हर कदम पर बाधाएं थीं। बाद में उनका परिवार मुंबई चला आया, एक नए जीवन की तलाश में। यहाँ उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। ये उनके जीवन का एक नया अध्याय था, एक नई शुरुआत। यहाँ का वातावरण कुछ बेहतर था, लेकिन जाति का वह विषैला दंश यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था, जैसे कोई छाया। इन सबके बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान केंद्रित किया और 1907 में मैट्रिक की परीक्षा सफलतापूर्वक पास की। उस समय उनके समुदाय के किसी व्यक्ति के लिए यह एक असाधारण और ऐतिहासिक उपलब्धि थी, जैसे कोई चमत्कार। इस सफलता पर उनके समुदाय में एक भव्य उत्सव मनाया गया, जहां खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी, एक छोटा सा कदम। भीमराव की ज्ञान की प्यास अभी बुझी नहीं थी, बल्कि और भी तीव्र हो गई थी। वो जानते थे कि असली युद्ध तो अब शुरू होने वाला है, जहां हर मोर्चे पर लड़ना होगा। मैट्रिक पास करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता थी। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद उनका सफर यहीं थम जाएगा, एक अधूरा सपना। वो एक ऐसे चौराहे पर खड़े थे जहां से आगे का रास्ता बेहद अस्पष्ट और कांटों भरा था। एक तरफ सामाजिक बहिष्कार का घना अंधेरा था, तो दूसरी तरफ आर्थिक संकट की ऊंची दीवार। ऐसे में वो क्या करते? कहां से उन्हें सहायता मिलती? क्या उनकी ज्ञान की यह यात्रा यहीं समाप्त हो जाती, या कोई ऐसी महान शक्ति, कोई ऐसा दूरदर्शी व्यक्ति उनकी मदद के लिए आगे आता, जो उनकी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें एक ऐसा अवसर देता जिससे वो न केवल अपनी बल्कि अरबों लोगों की तकदीर बदल सकते थे। ये सवाल उनके भविष्य की मजबूत नींव रखने वाले थे। जिस समाज ने उन्हें हर कदम पर पीछे धकेला था, क्या उसी समाज से कोई उनकी सहायता के लिए आगे आएगा, या उन्हें अपना रास्ता खुद गढ़ना होगा? इन सवालों का उत्तर ही उनके जीवन के अगले अध्याय की कहानी बताता है। कैसे एक अछूत माने जाने वाले व्यक्ति दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों तक पहुंचा, ये जानना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? किसने उस छोटी सी चिंगारी को पहचाना और उसे एक प्रज्वलित मशाल बनने का अवसर प्रदान किया? इसका रहस्य छिपा है बड़ौदा के एक महान महाराजा के दूरगामी फैसले में। एक ऐसा फैसला जिसने भारत के इतिहास की धारा को ही बदल दिया और एक नए युग की शुरुआत की। अध्याय नंबर 2, ज्ञान की अतृप्त प्यास, जब शिक्षा ही सबसे शक्तिशाली हथियार बन गई। पिछली बार हमने जाना कि कैसे बालक भीमराव ने सामाजिक अपमान, कष्ट और कठिनाइयों के बावजूद अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और एक मजबूत आधार तैयार किया। लेकिन असली प्रश्न ये था कि आगे क्या? उच्च शिक्षा का खर्च कौन वहन करेगा? यहीं पर कहानी में एक ऐसे महान व्यक्तित्व का प्रवेश होता है जिन्होंने बाबा साहिब के जीवन को एक नई दिशा, एक नई गति प्रदान की। वो थे बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। महाराजा गायकवाड़ एक प्रगतिशील, दूरदर्शी और सुधारवादी शासक थे। वो शिक्षा के महत्व को गहराई से समझते थे और प्रतिभाशाली छात्रों की सहायता करने के लिए प्रसिद्ध थे, बिना किसी भेदभाव के।
किसी शुभचिंतक के माध्यम से भीमराव अंबेडकर की प्रेरणादायक कहानी उन तक पहुंची। महाराजा ने उनकी असाधारण प्रतिभा को तुरंत पहचाना और उन्हें आगे की शिक्षा के लिए उदार स्कॉलरशिप प्रदान करने का फैसला किया। ये भीमराव के जीवन का एक निर्णायक और परिवर्तनकारी मोड़ था। ये केवल आर्थिक सहायता नहीं थी, ये एक तरह की सार्वजनिक मान्यता थी कि उनकी योग्यता किसी भी जाति या सामाजिक बंधन से कहीं ऊपर है, अनंत है। इस स्कॉलरशिप की मदद से भीमराव ने 1912 में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपनी स्नातक की डिग्री पूरी की, उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ। अब उनके पंखों को और ऊंची उड़ान भरनी थी, आकाश छूने की। महाराजा गायकवाड़ ने उन्हें अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए चुना और प्रायोजित किया। ये वो अवसर था जिसका भीमराव को लंबे समय से इंतजार था, जैसे कोई वरदान। 1913 में मात्र 22 वर्ष की आयु में भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क शहर पहुंचे और प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। ये उनके लिए एक पूरी तरह से नई दुनिया थी, एक मुक्त वातावरण। भारत में जहां उन्हें हर कदम पर अपनी जाति के कारण अपमान सहना पड़ता था, वहीं अमेरिका में पहली बार उन्होंने सच्ची स्वतंत्रता और समानता का अनुभव किया। वहां कोई उनसे ये नहीं पूछता था कि वे किस जाति के हैं। वे पुस्तकालय में घंटों, यहाँ तक कि पूरी रातें बिता सकते थे। किसी भी होटल में बेझिझक खाना खा सकते थे, किसी के भी साथ उठ बैठ सकते थे बिना किसी भय के। ये आज़ादी उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं थी, जो उनकी आत्मा को नई ऊर्जा दे रही थी। उन्होंने इस अवसर का पूर्ण उपयोग किया। वे दिन में 18 घंटे तक अध्ययन करते, थकान को अनदेखा करके। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, मानव शास्त्र, उन्होंने ज्ञान के हर क्षेत्र में खुद को पूरी तरह डुबो दिया, जैसे कोई प्यासा समुद्र पी जाए। उनके प्रोफेसर उनकी लगन, बुद्धिमत्ता और गहन चिंतन से अत्यधिक प्रभावित थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने अपना पहला शोध पत्र प्राचीन भारतीय वाणिज्य लिखा और 1915 में अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की, सम्मान के साथ। उनकी ज्ञान की प्यास अभी भी शांत नहीं हुई थी, बल्कि और भड़क उठी थी। उन्होंने अपने दूसरे शोध पत्र भारत का राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर काम शुरू किया। इसी शोध के आधार पर बाद में उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। कोलंबिया में रहते हुए उन्होंने दुनिया के महान विचारकों को गहराई से पढ़ा और समझा। जॉन ड्यूई, जो उनके प्रोफेसर भी थे, उनके विचारों का बाबा साहेब पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। ड्यूई लोकतंत्र, समानता और प्रगतिशील शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। बाबा साहेब ने फ्रांसीसी क्रांति के 3 पवित्र नारों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया, हर निर्णय में अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि भारत की जटिल सामाजिक समस्याओं का समाधान केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए एक व्यापक सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है और उस क्रांति का सबसे शक्तिशाली हथियार केवल और केवल शिक्षा हो सकती है, जो लोगों को जागृत करे। वे समझ गए थे कि जब तक समाज के सबसे निचले तबके के लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक वे अपने अधिकारों के लिए प्रभावी संघर्ष नहीं कर सकते, अपनी आवाज नहीं उठा सकते। कोलंबिया में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे 1916 में लंदन चले गए। वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और साथ ही ग्रेज इन में कानून की शिक्षा के लिए भी पंजीकरण कराया। उनका लक्ष्य अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट प्राप्त करना और साथ ही बैरिस्टर बनना था, दोहरी उपलब्धि। लेकिन उनकी ये शिक्षा बीच में ही रुक गई। बड़ौदा से उनकी स्कॉलरशिप की अवधि समाप्त हो गई और उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। उन्हें बड़ौदा रियासत के साथ हुए अनुबंध के अनुसार महाराजा की सेवा में कार्य करना था। वे ज्ञान के इस विशाल सागर से अभी और मोती चुनना चाहते थे और गहराई में उतरना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें वापस खींच लिया, मजबूर कर दिया। वे लंदन से कुछ मूल्यवान किताबें अपने साथ लाए थे, जिन्हें उन्होंने जहाज से भारत भिजवाया। दुर्भाग्यवश जिस जहाज में उनकी किताबें थीं, उसे एक जर्मन पनडुब्बी ने डुबो दिया। ये उनके लिए गहरा और दिल तोड़ने वाला आघात था, जैसे कोई बड़ा नुकसान। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि और मजबूत हुए। वे जानते थे कि उन्हें अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी कीमत पर वापस लंदन जाना ही होगा। तो अब सवाल ये था कि भारत लौटने पर उनका स्वागत कैसे हुआ? क्या दुनिया के सबसे उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों से प्राप्त डिग्रियां उनकी जाति की पहचान को मिटा पाईं? उन्हें बड़ौदा रियासत में एक महत्वपूर्ण पद मिला, महाराजा के सैन्य सचिव का। ये एक अत्यधिक सम्मानित और जिम्मेदारी भरा पद था। उन्हें लगा कि शायद अब सब कुछ बदल जाएगा, एक नया सवेरा। शायद अब लोग उनकी जाति को नहीं बल्कि उनकी योग्यता को देखेंगे। लेकिन उनका ये भ्रम बहुत शीघ्र टूट गया। जो अपमान और तिरस्कार उन्होंने बचपन में सहा था, वो और भी भयावह और तीव्र रूप में उनके सामने आ खड़ा हुआ।
एक उच्च शिक्षित, विदेश से अध्ययन कर लौटे अधिकारी होने के बावजूद उन्हें बड़ौदा में रहने के लिए कोई घर या कमरा देने को तैयार नहीं था। उनके अपने ही कार्यालय में चपरासी उन्हें फाइलें फेंक कर देते थे, इस भय से कहीं छूने से अपवित्र ना हो जाए। उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था, जैसे कोई जानवर। ये उनके लिए एक असहनीय और आत्मविदारक पीड़ा थी। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि जिस ज्ञान को हासिल करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया, वो ज्ञान भी समाज की इस घृणित और जड़ मानसिकता को क्यों नहीं बदल पा रहा है। क्या उनकी सारी मेहनत, सारे त्याग व्यर्थ चला गया? एक तरफ दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित डिग्रियां थी और दूसरी तरफ एक ऐसा समाज जो उन्हें इंसान समझने को भी तैयार नहीं था, बल्कि घृणा करता था। इस कड़वे और क्रूर सच का सामना करने के बाद बाबा साहेब ने क्या किया? क्या वे इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के आगे झुक गए, या उन्होंने एक ऐसा साहसी रास्ता चुना जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया और एक नई क्रांति की शुरुआत की? इसका उत्तर हमें उनके जीवन के अगले अध्याय में मिलेगा, जब वे अपमान की इस प्रचंड आग में तपकर एक सशक्त नेता के रूप में उभरते हैं और समाज को चुनौती देते हैं। अध्याय नंबर 3, स्वदेश वापसी और कड़वा सच। डिग्रियां तो थीं, पर सम्मान कहाँ था? जैसा कि हमने पिछले अध्याय के अंत में देखा था, बाबा साहेब अम्बेडकर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से डिग्रियां लेकर भारत लौटे थे, ज्ञान से लैस। उनकी आंखों में एक बड़ा सपना था, एक मजबूत उम्मीद थी कि अब शिक्षा उनकी जाति की उन मजबूत जंजीरों को काट देगी और उन्हें मुक्त कर देगी। बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें अपने सैन्य सचिव के रूप में नियुक्त किया था, जो एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा पद था। किसी सामान्य व्यक्ति के लिए ये एक सपने के सच होने जैसा होता, लेकिन बाबा साहिब के लिए ये एक नए और इससे भी अधिक दर्दनाक परीक्षा की शुरुआत थी, एक नई लड़ाई। उन्हें लगा था कि कोलंबिया और लंदन की मुक्त हवाओं ने उनके व्यक्तित्व में जो आत्मविश्वास और गरिमा भरी है, उसे भारत में सम्मान मिलेगा, लेकिन वो गलत साबित हुए। जाति का वो भयानक राक्षस उनके स्वागत के लिए बड़ौदा में पहले से ही उपस्थित था, मुंह बाय। नौकरी तो मिल गई, लेकिन सिर पर छत के लिए कोई जगह नहीं मिली। कोई भी हिंदू होटल या मकान मालिक उन्हें एक अछूत को कमरा देने को तैयार नहीं था। मजबूर होकर उन्हें अपनी पहचान छिपानी पड़ी। उन्होंने एक पारसी सराय में एक पारसी नाम बताकर कमरा लिया, लेकिन ये झूठ ज्यादा दिन नहीं टिक सका। सच सामने आ गया। कुछ ही दिनों में सराय के लोगों को उनकी वास्तविक जाति का पता चल गया और फिर एक दिन कुछ पारसी लोग लाठियां हथियार लेकर उनके दरवाजे पर आ धमके। उन्होंने बाबा साहेब को गालियां दी, धमकाया और तुरंत सराय खाली करने को कहा, हिंसा की धमकी देते हुए। सोचकर देखिए उस इंसान की मानसिक स्थिति को, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफेसरों का प्रिय शिष्य था, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी बुद्धिमत्ता का डंका बजा चुका था। आज उसे अपने ही देश में एक सम्मानित पद पर होते हुए भी रहने के लिए एक साधारण कमरे से निकाला जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ उसकी जाति की वजह से, कोई और कारण नहीं। उस दिन वे बड़ौदा के सुनसान मार्गों पर अकेले और पूरी तरह असहाय खड़े थे। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वे एक पार्क में एक बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोए, जैसे कोई बच्चा। ये आंसू केवल उनके बेबसी के नहीं थे, वो उस हजारों साल पुरानी सामाजिक व्यवस्था पर थे जो इंसान को इंसान नहीं समझती थी, बल्कि विभाजित करती थी। उनके कार्यालय का हाल इससे भी अधिक दयनीय था। वे इतने उच्च अधिकारी थे, लेकिन उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी भी उनसे दूरी बनाकर रखते थे, घृणा से। चपरासी उन्हें फाइलें मेज पर फेंक कर देते थे, इस डर से कि कहीं छूने से अपवित्र न हो जाएं। कार्यालय में उन्हें कोई पानी तक नहीं पूछता था, जैसे कोई अछूत। जो अपमान उन्होंने बचपन में सहा था, वो अपमान अब और भी गहराई से चुभ रहा था, क्योंकि अब वे एक असहाय बच्चे नहीं, बल्कि एक योग्य, शिक्षित और सक्षम अधिकारी थे। उन्होंने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से भी इस बारे में खुलकर बात की, लेकिन महाराजा भी सामाजिक दबाव और परंपराओं के आगे मजबूर थे। कुछ ही हफ्तों में बाबा साहेब को ये एहसास हो गया कि वे यहाँ लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे। जिस नौकरी के लिए उन्होंने अपनी शिक्षा बीच में छोड़ी थी, उसी नौकरी को उन्होंने इस असहनीय अपमान के कारण त्याग दिया। उन्होंने बड़ौदा छोड़ दिया और मुंबई वापस आ गए, एक नए संकल्प के साथ। ये उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण चरण था। उन्होंने दृढ़ता से तय कर लिया था कि वे किसी की नौकरी नहीं करेंगे। वे अपना रास्ता खुद बनाएंगे, स्वतंत्र रूप से। मुंबई आकर उन्होंने कुछ समय तक विभिन्न कार्य किए। उन्होंने एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में भी काम करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी जब लोगों को उनकी जाति का पता चला तो उनका व्यवसाय ठप हो गया, ग्राहक भाग गए। उन्होंने एक कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में भी पढ़ाया। यहाँ छात्रों के बीच वे अत्यधिक लोकप्रिय थे, उनकी ज्ञान की गहराई से प्रभावित।
लेकिन अन्य प्रोफेसरों का व्यवहार उनके प्रति ठंडा और भेदभावपूर्ण था। वे हर जगह उसी जातिगत भेदभाव की मजबूत दीवार से टकरा रहे थे, बार बार। इन कड़वे अनुभवों ने उन्हें और भी अधिक मजबूत, दृढ़ और संघर्षशील बना दिया। उन्होंने समझ लिया था कि ये मुकाबला व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे समाज की व्यवस्था का मुकाबला है। ये केवल उनकी अपनी पीड़ा नहीं है, ये अरबों दलितों और शोषितों की साझा पीड़ा है, जिनकी कोई आवाज नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करेंगे और फिर अपना पूरा जीवन इन अरबों बेजुबान लोगों की आवाज बनने में समर्पित कर देंगे। अपनी पत्नी रमाबाई की सहायता, प्रोत्साहन और अपनी कुछ बचत के बल पर वे 1920 में एक बार फिर लंदन पहुंचे। इस बार उनकी लगन और भी अधिक प्रबल थी, जैसे कोई ज्वाला। उन्होंने दिन रात एक करके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी शिक्षा पूरी की और 1923 में द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन नामक शोध के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त की। इसी दौरान उन्होंने जर्मनी की बोन यूनिवर्सिटी में भी कुछ समय अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया और अंततः ग्रेज इन से अपनी कानून की शिक्षा पूरी की और बैरिस्टर एट लॉ की उपाधि हासिल की। अब वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बैरिस्टर एट लॉ थे। उनके नाम के आगे दुनिया की सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित डिग्रियां थीं। वे ज्ञान के उस उच्चतम शिखर पर पहुंच चुके थे जहां पहुंचना किसी के लिए भी एक बड़ा सपना होता है। लेकिन अब सवाल ये था कि वे इस अपार ज्ञान का उपयोग कैसे करेंगे। क्या वे एक सफल वकील बनकर आरामदायक जीवन जिएंगे या फिर उस वादे को पूरा करेंगे जो उन्होंने खुद से किया था, अपने समाज से। उस अपमान के हर घूंट ने उनके अंदर जो आग जलाई थी, क्या वो अब एक विशाल ज्वालामुखी बनकर फटेगी और समाज को झकझोर देगी? लंदन से एक बैरिस्टर बनकर लौटने के बाद बाबा साहेब ने अपने मुकाबले की औपचारिक शुरुआत कैसे की? उन्होंने सबसे पहला कदम कौन सा उठाया जिसने दलित चेतना के इतिहास में एक नया क्रांतिकारी अध्याय लिख दिया और लाखों लोगों को जगाया? इसका उत्तर हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जब वे एक पत्रकार, समाज सुधारक और जन आंदोलनकारी के रूप में अपना पहला महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं और अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंकते हैं। अध्याय नंबर 4, मूक नायक की बुलंद आवाज। जब पानी पर हक की मुहिम ने पूरे देश को हिला दिया। डिग्रियों और ज्ञान से पूर्ण रूप से लैस होकर जब डॉक्टर अंबेडकर भारत लौटे तो वे अब वो पुराने भीमराव नहीं थे। अपमान की प्रचंड आग ने उन्हें शुद्ध सोने की तरह कुंदन बना दिया था, मजबूत और चमकदार। उन्होंने देख लिया था कि केवल व्यक्तिगत सफलता से कुछ नहीं होगा, मुकाबला पूरे समाज का है और इसे समाज के बीच रहकर, जमीन पर उतरकर ही लड़ना होगा। उन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत की, लेकिन उनका असली लक्ष्य कुछ और ही था, बहुत बड़ा। वे जानते थे कि सदियों से दबे कुचले और शोषित समाज को अगर जागृत करना है तो सबसे पहले उन्हें उनकी अपनी मजबूत आवाज देनी होगी। उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि वे भी इंसान हैं, पूर्ण अधिकारों वाले, और उनके भी मौलिक अधिकार हैं। इसी दूरगामी सोच के साथ उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। उनका पहला और सबसे शक्तिशाली हथियार बना पत्रकारिता, जो विचारों की तलवार थी। उन्होंने 1920 में ही, जब वे अपनी शिक्षा के लिए लंदन जाने की तैयारी कर रहे थे, कोल्हापुर के महाराजा शाहू महाराज की उदार मदद से मूक नायक नाम का एक पाक्षिक समाचार पत्र शुरू किया था। इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बयान करता है। मूक नायक यानी गूंगों का नेता, बेजुबानों का सहारा। ये उन अरबों लोगों का पत्र था जिनकी आवाज सदियों से दबा दी गई थी, कुचल दी गई थी। इस समाचार पत्र के माध्यम से बाबा साहेब ने दलितों पर हो रहे अत्याचारों, सामाजिक कुरीतियों, अन्याय और उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से लिखना शुरू किया। उनकी भाषा सीधी, सरल, तथ्यपूर्ण और प्रभावशाली थी। वे तर्क और ठोस प्रमाणों के साथ अपनी बात रखते थे, कोई भावुकता नहीं। उन्होंने लोगों को समझाया कि उनकी इस दयनीय स्थिति का कारण उनके कर्म या भाग्य नहीं, बल्कि ये अन्यायपूर्ण और दमनकारी सामाजिक व्यवस्था है जो जानबूझकर बनाई गई है। मूक नायक ने दलित समाज में एक नई चेतना, एक नई जागृति की लहर पैदा कर दी। लोग पहली बार अपने दुखों, अपनी समस्याओं और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कोई है जो उनकी बात कर रहा है, जो उनके लिए लड़ रहा है, जो उनकी पीड़ा समझता है। हालांकि आर्थिक संकट के कारण मूक नायक कुछ समय बाद बंद हो गया, लेकिन इसने वो प्रज्वलित चिंगारी जला दी थी जिसे अब कोई बुझा नहीं सकता था। वो फैलने वाली थी। इसके बाद भी बाबा साहेब ने बहिष्कृत भारत, समता, जनता और कई अन्य पत्र पत्रिकाएं निकाली और अपनी आवाज को और बुलंद करते रहे लगातार।
उन्होंने 1920 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम की एक महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य था दलित समाज में शिक्षा का व्यापक प्रसार करना, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और उनके सामने आने वाली समस्याओं को सरकार और समाज के सामने मजबूती से रखना। इसका नारा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये 3 शब्द आज भी दलित आंदोलन का मूल मंत्र हैं, प्रेरणा स्रोत। बाबा साहेब अब केवल लेख नहीं लिख रहे थे, वे जमीन पर उतरकर सक्रिय संघर्ष करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और इस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक प्रकरण बना महाड़ सत्याग्रह। महाड़ महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ एक सार्वजनिक तालाब था जिसका नाम था चौदार तालाब। कहने को तो ये सार्वजनिक था, लेकिन दलितों को इस तालाब से पानी लेने की सख्त मनाही थी, जैसे कोई अपराध। जबकि बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1923 में ही एक प्रस्ताव पारित कर दिया था कि सभी सार्वजनिक स्थानों का उपयोग हर कोई कर सकता है बिना भेदभाव। लेकिन कागज पर बने कानून और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा अंतर था, खाई थी। बाबा साहेब ने इस गहरे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का दृढ़ फैसला किया। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। हजारों की संख्या में दलित स्त्री पुरुष वहां एकत्र हुए, एकजुट होकर। बाबा साहेब ने अपने ओजस्वी भाषण में लोगों में जोश और आत्मविश्वास भर दिया। उन्होंने कहा, हम यहाँ केवल तालाब का पानी पीने नहीं आए हैं, हम यहाँ ये साबित करने लाए हैं कि हम भी इंसान हैं, पूर्ण अधिकारों वाले इंसान। भाषण के बाद बाबा साहेब हजारों लोगों के जुलूस का नेतृत्व करते हुए चौदार तालाब की ओर बढ़े। वे आगे गए और उन्होंने तालाब से पानी पीकर सदियों पुरानी उस रूढ़िवादी और अन्यायपूर्ण परंपरा को चुनौती दी, तोड़ दिया। उनके पीछे पीछे हजारों लोगों ने उस तालाब का पानी पिया। ये केवल पानी पीने की घटना नहीं थी, ये मानवाधिकारों की घोषणा थी। ये दलितों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के संघर्ष का शंखनाद था, एक मील का पत्थर। इस घटना से पूरे इलाके के सवर्णों में हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि उनका धर्म भ्रष्ट हो गया है, उनकी श्रेष्ठता खतरे में है। उन्होंने सत्याग्रहियों पर हमला कर दिया। कई लोग घायल हुए, खून बहा। बाद में उन्होंने गाय के गोबर और गोमूत्र से तालाब का शुद्धिकरण भी किया, जैसे कोई अपवित्रता। इस प्रतिक्रिया ने बाबा साहेब को और भी अधिक दृढ़ और अडिग बना दिया। उन्होंने उसी साल दिसंबर में फिर से महाड़ में एक सत्याग्रह करने का ऐलान किया। इस बार उनका इरादा मनुस्मृति को जलाने का था, वह ग्रंथ जिसे वे इस पूरी असमानता और भेदभावपूर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार और प्रतीक मानते थे। 25 दिसंबर 1927 को हजारों लोगों के मौजूदगी में उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति का दहन किया। यह क्रांतिकारी और साहसी कदम था। उन्होंने सीधे उस वैचारिक आधार पर हमला किया था जिस पर यह पूरी जाति व्यवस्था टिकी हुई थी, जड़ से। महाड़ सत्याग्रह ने बाबा साहेब अम्बेडकर को दलितों के एक निर्विवाद और प्रेरणादायक नेता के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने दिखा दिया था कि वे केवल एक विद्वान या वकील नहीं, बल्कि एक जुझारू योद्धा भी हैं, जो अपने लोगों के हक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, बिना डरे। उन्होंने दलित समाज को एक नई पहचान दी, एक नया आत्मविश्वास दिया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि अपने हकों के लिए मुकाबला करना पड़ता है। वे भीख में नहीं मिलते, संघर्ष से हासिल होते हैं। लेकिन ये मुकाबला अभी बहुत लंबा और कठिन था। महाड़ तो केवल एक झांकी थी, एक शुरुआत। असली वैचारिक और राजनीतिक मुकाबला तो अभी बाकी था। और ये मुकाबला उन्हें लंदन की गोलमेज परिषदों तक ले गया, जहां उनकी सीधी टक्कर उस समय के सबसे प्रमुख भारतीय नेता महात्मा गांधी से होने वाली थी। क्यों और किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बाबा साहेब और गांधी जी के बीच गहरे मतभेद पैदा हुए? क्या था वो पूना पैक्ट जिसने बाबा साहेब को एक दर्दनाक और मजबूरी भरा समझौता करने पर विवश कर दिया? इसका उत्तर हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जब भारत के 2 महापुरुष अपने अपने लोगों के भविष्य के लिए आमने सामने आते हैं और विचारों की लड़ाई लड़ते हैं। अध्याय नंबर 5, अधिकारों के शिल्पकार। जब 2 महापुरुषों की सोच आमने सामने आई। महाड़ सत्याग्रह ने बाबा साहेब अम्बेडकर को राष्ट्रीय पटल पर एक ऐसी मजबूत आवाज के रूप में स्थापित कर दिया था जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था, कोई अनदेखा नहीं कर सकता था। ब्रिटिश सरकार भी भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू कर रही थी और वह समाज के हर वर्ग, हर तबके को इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहती थी। इसी क्रम में लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के भविष्य पर गहन चर्चा करने के लिए विभिन्न भारतीय नेताओं और प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बाबा साहेब को इन सम्मेलनों में दलितों, या जैसा कि तब कहा जाता था, डिप्रेस्ड क्लासेस के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। यह उनके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर था।
अब वे अपने मुकाबले को भारत की गलियों से उठाकर सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में ले जा सकते थे, वैश्विक मंच पर। उन्होंने इन सम्मेलनों के लिए जबरदस्त और सुनियोजित तैयारी की। उन्होंने आंकड़ों, तथ्यों, ऐतिहासिक प्रमाणों और तर्कों के साथ एक मजबूत और अकाट्य केस तैयार किया कि क्यों दलितों को केवल सहानुभूति नहीं बल्कि ठोस और स्थायी राजनीतिक अधिकार चाहिए। पहले गोल में सम्मेलन 1930 में हुई। यहाँ बाबा साहेब ने अपनी बात को इतने जोरदार, तार्किक और प्रभावी ढंग से रखा कि सभी उनसे गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने साफ साफ कहा कि दलितों की समस्या केवल एक सामाजिक समस्या नहीं है, यह एक गंभीर राजनीतिक समस्या है जो अधिकारों से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि दलितों की स्वराज से भी अधिक अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की चिंता है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के सामने ये मांग रखी कि भविष्य के किसी भी संविधान में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका मतलब था कि कुछ सीटें दलितों के लिए आरक्षित होंगी और उन सीटों पर केवल दलित उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे और केवल दलित मतदाता ही उन्हें वोट देंगे। बाबा साहब का तर्क था कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में जहां सभी जातियां मिलकर वोट करती हैं, कोई भी दलित उम्मीदवार सवर्णों के वोट के बिना जीत नहीं सकता। ऐसे में जो दलित नेता जीत कर आएगा वह सवर्णों का अनुयायी बनकर रहेगा और अपने समाज के हक की बात कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा दबाव में। इसलिए अपने सच्चे प्रतिनिधि चुनने के लिए दलितों को अलग निर्वाचन का अधिकार मिलना ही चाहिए। इसकी मांग ने भारतीय राजनीति में, विशेषकर कांग्रेस के भीतर, एक तूफान उत्पन्न कर दिया। महात्मा गांधी दूसरी गोल में सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। गांधी जी इस बात के सख्त खिलाफ थे कि अलग निर्वाचन क्षेत्र हिंदू समाज को हमेशा के लिए विभाजित कर देगा, स्थायी रूप से। उनका मानना था कि छुआछूत हिंदू धर्म का एक बड़ा कलंक है और इसे हिंदू समाज को खुद ही सुधारना होगा, आंतरिक रूप से। दलितों को अलग राजनीतिक पहचान देने से ये विभाजन और गहरा हो जाएगा। यहाँ पर दो महापुरुषों की सोच का स्पष्ट टकराव दिखाई देता है। बाबा साहेब का व्यक्तिगत अनुभव कहता था कि जिस हिंदू समाज ने हजारों सालों तक दलितों को इंसान तक नहीं समझा, उस पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह रातों रात सुधर जाएगा, बदल जाएगा। उन्हें लगता था कि बिना राजनीतिक शक्ति के दलित कभी भी अपना हक हासिल नहीं कर पाएंगे, हमेशा दबे रहेंगे। वहीं गांधी जी का मानना था कि यह हृदय परिवर्तन का मामला है और राजनीतिक विभाजन से समस्या और जटिल हो जाएगी। दोनों अपनी जगह पर सही थे, लेकिन दोनों के अनुभव, दृष्टिकोण और प्राथमिकताएं पूरी तरह से अलग अलग थीं। बहस बहुत तीखी और लंबी हुई। बाबा साहेब अपने तर्कों पर अड़े रहे और गांधी जी अपने सिद्धांतों पर डटे रहे। अंत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। इसमें उन्होंने बाबा साहेब की मांग को स्वीकार करते हुए दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था कर दी। ये बाबा साहेब के लंबे संघर्ष की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत थी। उन्हें वो राजनीतिक अधिकार मिल गया था जिसके लिए वे वर्षों से लड़ रहे थे। लेकिन गांधी जी ने इस फैसले को मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो वे पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन करेंगे। अब पूरा देश एक गंभीर धर्म संकट में फंस गया। एक तरफ बाबा साहेब और उनके अरबों अनुयायियों के राजनीतिक अधिकार थे, तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी का जीवन दांव पर लगा था। पूरे देश का दबाव बाबा साहेब पर आ गया। उन्हें खलनायक के रूप में चित्रित किया जाने लगा, एक ऐसा व्यक्ति जो गांधी जी की जान लेना चाहता है। उनके ऊपर अपने लोगों के हक को त्यागने का भारी और असहनीय दबाव बनाया गया। ये बाबा साहेब के जीवन के सबसे कठिन और पीड़ादायक दिन थे। वे एक ऐसे दोराहे पर खड़े थे जहां से एक रास्ता चुनना लगभग असंभव था। अगर वे अपनी जिद पर अड़े रहते और गांधी जी को कुछ हो जाता तो पूरे देश में दलितों के खिलाफ बासमर हिंसा भड़क सकती थी, जिसका अंदाजा लगाना भी कठिन था। और अगर वे झुक जाते तो वे अपने लोगों के राजनीतिक अधिकारों की बलि दे देते, जिसके लिए उन्होंने इतना लंबा और कष्टपूर्ण संघर्ष किया था। अंत में भारी मन से बहुत सोच विचार कर उन्होंने गांधी जी की जान बचाने का फैसला किया। वे पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी से मिलने गए। वहां कई दिनों की लंबी बातचीत, चर्चा और मान मनौवल के बाद एक समझौता हुआ जिसे इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत बाबा साहेब ने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग त्याग दी। इसके बदले में दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में भी 18% सीटें आरक्षित की गई। लेकिन इन सीटों पर चुनाव संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत ही होना था। बाबा साहब ने समझौते पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन वे इससे खुश नहीं थे, बल्कि आंतरिक रूप से पीड़ित थे।
उन्होंने एक तरह से अपने सबसे मुख्य और शक्तिशाली हथियार का त्याग कर दिया था। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने लोगों के साथ अन्याय किया है, धोखा किया है। पूना पैक्ट उनके लिए एक राजनीतिक हार थी, एक दर्दनाक और मजबूरी भरा समझौता था। इस घटना ने उनके मन पर गहरा और स्थायी असर किया। उन्हें ये एहसास हो गया कि हिंदू धर्म की सामाजिक संरचना के भीतर रहकर दलितों को कभी भी सच्चा सम्मान और बराबरी का हक नहीं मिल सकता, कोई उम्मीद नहीं। इस अनुभव ने उनके मन में एक ऐसे बीज को बो दिया जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी घोषणा के रूप में सामने आया। एक ऐसी घोषणा जिसने पूरे भारत को स्तब्ध और चौंका दिया। पूना पैक्ट की इस हार ने बाबा साहेब को किस नए, क्रांतिकारी और अप्रत्याशित रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कौन सा ऐसा साहसी फैसला लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इसका उत्तर हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जब बाबा साहेब एक ऐसी घोषणा करते हैं जो भारतीय सामाजिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी घटनाओं में से एक मानी जाती है। अध्याय नंबर 6, धर्म परिवर्तन की महाघोषणा। मैं हिंदू उत्पन्न हुआ था, पर हिंदू। ये एक अस्थायी और समयबद्ध व्यवस्था थी जिसका उद्देश्य था कि कुछ वर्षों में ये समुदाय भी बाकी समाज के बराबर आकर मजबूती से खड़े हो सकें। संविधान का मसौदा जब तैयार होकर संविधान सभा में बहस और विचार के लिए आया तो उस पर महीनों तक विस्तृत चर्चा हुई। बाबा साहेब ने हर एक अनुच्छेद, हर एक प्रावधान का मजबूत बचाव किया। उन्होंने हर सवाल, हर आलोचना का इतने तर्क, धैर्य और ज्ञान से जवाब दिया कि उनके विरोधी भी उनके विद्वत्ता और तर्क शक्ति के कायल हो गए। अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। ये एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण दिन था। उस दिन संविधान सभा में अपने अंतिम और भावुक भाषण में बाबा साहेब ने एक गंभीर चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को मानेंगे, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना जो लोग इस असमानता से प्रताड़ित हैं वे इस राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को ध्वस्त कर देंगे जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत, लगन और त्याग से बनाया है। ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक और चेतावनी भरे हैं। बाबा साहिब ने दुनिया का सबसे बेहतरीन, व्यापक और न्यायपूर्ण संविधान तो बना दिया था, लेकिन वे ये भी जानते थे कि असली चुनौती इस संविधान की आत्मा को जमीन पर उतारने की है, इसे जीवंत बनाने की। संविधान लागू होने के बाद वे भारत के पहले कानून मंत्री बने। अब उनके सामने अगली बड़ी चुनौती थी संविधान में दिए गए सिद्धांतों, विशेषकर सामाजिक समानता के सिद्धांत को कानूनी रूप देने की, व्यावहारिक बनाने की। इसी कोशिश में उन्होंने एक ऐसे क्रांतिकारी बिल का मसौदा तैयार किया जिसने भारतीय समाज में एक और विशाल भूचाल ला दिया। वो बिल क्या था और क्यों उस बिल के कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा, इसका उत्तर हमें मिलेगा अगली अध्याय में, जब हम बाबा साहेब के उस महान मुकाबले के बारे में जानेंगे जो उन्होंने भारत की महिलाओं के हक और सम्मान के लिए किया। अध्याय नंबर, नारी सम्मान की अधूरी मुहिम। वो कानून जो पास हो जाता तो समाज की तस्वीर कुछ और होती। संविधान लागू हो चुका था और बाबा साहेब अम्बेडकर देश के पहले कानून मंत्री के रूप में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे थे। उन्होंने देश को एक महान और न्यायपूर्ण संविधान दिया था जिसने सभी को बराबरी का हक दिया, लेकिन वे जानते थे कि समाज की कड़वी असलियत अभी भी संविधान के उच्च आदर्शों से बहुत दूर है। एक लंबा रास्ता बाकी है। खासकर महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय और शोषणपूर्ण थी। उस समय के हिंदू व्यक्तिगत कानूनों के तहत महिलाओं को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, उन्हें तलाक लेने का हक नहीं था और एक पुरुष को कई शादियां करने की पूरी आज़ादी थी। बाबा साहेब का गहरा मानना था कि जब तक देश की आधी आबादी यानी महिलाएं गुलाम, अधिकारविहीन और दमित रहेंगी, तब तक देश वास्तव में प्रगति नहीं कर सकता, कभी पूर्ण नहीं हो सकता। वे कहते थे, मैं किसी भी समुदाय की प्रगति का आकलन इस बात से करता हूँ कि उस समुदाय की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है, कितनी स्वतंत्र हैं। इसी प्रगतिशील सोच के साथ उन्होंने हिंदू समाज में क्रांतिकारी सुधार लाने के उद्देश्य से हिंदू कोड बिल का विस्तृत मसौदा तैयार किया। ये कोई एक कानून नहीं था, बल्कि कई महत्वपूर्ण कानूनों का एक समूह था। इस बिल का उद्देश्य था हिंदू समाज के व्यक्तिगत मामलों जैसे कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति का बंटवारा और गोद लेने जैसे मुद्दों को एक आधुनिक, न्यायपूर्ण और समान कानूनी ढांचे में लाना।
इस बिल में ऐसे प्रावधान थे जो उस समय के लिए किसी बड़ी क्रांति से कम नहीं थे। पहली बार ये बिल महिलाओं को अपने पिता और पति की संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार बना रहा था, पूर्ण अधिकार। ये महिलाओं को क्रूरता, परित्याग या असाध्य बीमारी जैसे आधारों पर तलाक लेने का स्पष्ट अधिकार दे रहा था। इसने एक पुरुष के एक से ज्यादा पत्नियां रखने की प्रथा यानी बहुविवाह को पूरी तरह अवैध बनाने का प्रस्ताव रखा। इसने अंतरजातीय विवाहों को पूर्ण कानूनी मान्यता दी और गोद लेने के नियमों को सरल, ज्यादा लैंगिक रूप से समान और न्यायपूर्ण बनाया। संक्षेप में, ये बिल हिंदू महिलाओं को पुरुषों के पूरी तरह बराबर लाकर खड़ा कर रहा था। ये उन्हें वो सम्मान, अधिकार और गरिमा दे रहा था जिसकी वे हजारों सालों से हकदार थीं। बाबा साहेब ने इस बिल को तैयार करने में अपनी पूरी जान, ऊर्जा और ज्ञान लगा दिया था। उन्होंने इसे संसद में पेश किया और इसके पक्ष में जोरदार तथ्यपूर्ण तर्क दिए। उन्होंने कहा कि ये बिल धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, बल्कि ये उन सामाजिक कुरीतियों और अन्याय को दूर कर रहा है जिन्हें धर्म का नाम लेकर सदियों से सही ठहराया जाता है। उन्होंने कहा कि ये बिल समानता और न्याय के उन उच्च सिद्धांतों पर आधारित है जिन्हें हमने अपने संविधान में अपनाया है और जिन पर हमारा राष्ट्र खड़ा है। लेकिन जैसे ही ये बिल संसद में पेश हुआ, पूरे देश में खासकर रूढ़िवादी और परंपरावादी हिंदुओं के बीच एक भयंकर भूचाल आ गया। संसद के अंदर और बाहर इस बिल का जबरदस्त और संगठित विरोध शुरू हो गया। कई महत्वपूर्ण नेता, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस बिल के खिलाफ थे। उनका तर्क था कि ये बिल हिंदू धर्म, संस्कृति और परंपराओं पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों के व्यक्तिगत और धार्मिक मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। विरोध इतना प्रचंड और व्यापक था कि सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे, आंदोलन हुए। बाबा साहेब को हिंदू धर्म का दुश्मन